जम्मू में 3 ड्रोन देखने से हड़कंप मच गया है। रात के करीब 2:30 बजे कुंजवानी, सुरजवान और कालूचक में ड्रोन दिखाई दिया है। ये तीनों इलाके एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि एक ही ड्रोन 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया या फिर ये 3 अलग अलग ड्रोन थे। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। इससे पहले कल कालूचक इलाके में ड्रोन देखा था, जबकि 26-27 जून की दरमियानी रात में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले किए गए थे। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि 3 अलग अलग ड्रोन देखे गए या फिर एक ही ड्रोन था जो 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया? जी नेहा, अभी जो विषय ये जांच का है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है कि 3 स्थानों पर जो है ये ड्रोन देखा गया है। ये रात को 1 से 4 बजे के बीच में ये ड्रोन की एक्टिविटी हुई है, लेकिन फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं इस चीज में जुट चुकी है कि क्या ये 3 अलग अलग ड्रोन थे या एक ही ड्रोन था। लेकिन नेहा, ये काफी गंभीर विषय, लगातार तीसरे दिन जो है जो आर्मी के इंस्टॉलेशन थे, डिफेंस इंस्टॉलेशन थे, वहां पर जो है ड्रोन देखे गए हैं और खासतौर पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर तो 2 धमाके भी हुए। फिलहाल ये भी साफ अभी तक नहीं है कि जो कल जो कालूचक रत्नचक में जो 2 ड्रोन देखे गए थे और आज जो ड्रोन देखा गया है 3 स्थानों पर, क्या इनकी मंशा भी यही थी कि इन ड्रोन से जो है हमले करवाना हो, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन साफ तौर पर लगातार तीसरे दिन ऐसा होना, ये भी एक कई सारे प्रश्न उठाता है कि आखिरकार कौन इन ड्रोनों को ऑपरेट करवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जम्मू में एक और ड्रोन दिखने से वहां हड़कंप है। इसकी शुरुआत 26-27 जून की दरमियानी रात है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराने के साथ हुई थी। 2 दिन बाद भी इस मामले की गुत्थी जांच एजेंसियां सुलझा नहीं पाई हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि विस्फोटक में RDX भी शामिल हो सकता है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जो हुआ वो आर्मी कैंप में भी हो सकता था अगर हाई अलर्ट ना होता, अगर जवान मुस्तैद ना होते। अभी जम्मू ड्रोन अटैक की जांच चल ही रही है। 24 घंटे के भीतर फिर 2 ड्रोन दिख गए। इस बार इन ड्रोन का टारगेट जम्मू का ही कालूचक मिलिट्री बेस था। रविवार की रात को 11:45 पर पहला ड्रोन दिखा। करीब 3 घंटे बाद रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ये कहां से आ रहे हैं और हमला करके कहां वापस जा रहे हैं? एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में भी यही हुआ। अब तक की जांच में ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। अब तक की जांच में यही पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर 2 हमले किए गए। वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल जाएंगे। विस्फोटकों के साथ साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर एक बड़ा होल हो पाया। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिस्टेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना, ये नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए जांच की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि साइज में बहुत छोटे ड्रोन को आसपास के ही 6-7 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और बात श्रीनगर में हुए एनकाउंटर की, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। कल शाम से देर रात तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबरार। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। गोलियों की आवाज, बम धमाका और उठता धुआं। मुठभेड़ के लिए पोजीशन लेते सुरक्षाकर्मी, आतंकियों से बचाकर आम लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पारिमपुरा के मलहूरा इलाके की, जहां कल शाम से देर रात तक आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के कमांडर अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल भी हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादी नेशनल हाईवे पर किसी हमले की साजिश रच रहे हैं। जानकारी पुख्ता थी, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम फौरन एक्शन में आ गई। सुरक्षा बल के सामने दिक्कत ये थी कि लंबे हाईवे पर उस जगह की पहचान कैसे हो जहां हमले की साजिश थी। सघन चेकिंग शुरू हुई तो पारिमपुरा नाका पर साजिश का खुलासा भी हो गया। एक गाड़ी को रोककर उस पर सवार शख्स से जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उसने बैग से हथगोला निकाल लिया, लेकिन नाका पार्टी ने तुरंत उस शख्स को दबोच लिया। थाने में लाकर जैसे ही उसका मास्क हटाया गया तो उसकी पहचान लश्कर कमांडर अबरार के रूप में हो गई। लंबी पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मलहूरा इलाके के एक घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छिपा कर रखी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस इमारत में ले गए जहां उसने AK-47 छिपाने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जैसे ही मकान में दाखिल हुए, मकान में पहले से छिपे अबरार के एक साथी पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। गोली अबरार को भी लगी। तुरंत अस्पताल के इलाके से आम नागरिकों को बाहर निकाला गया और ऑपरेशन में तुरंत सेना के जवान भी शामिल हो गए। तस्वीरें देखिए, इसी मकान में आतंकी छिपे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों को दूर करने के लिए आतंकियों की तरफ से बम भी फेंके गए। तस्वीरों में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। मुठभेड़ लंबा चला और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने अबरार के साथ पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अबरार का पकड़ा जाना फिर मारा जाना, लश्कर-ए-तैयबा पर एक बड़ी चोट माना जा सकता है। बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर देखें तो अबरार नदीम जो कि नारबल इलाके का रहने वाला है, जो गांव श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पड़ता है, वहीं का वो रहने वाला था और 2018 दिसंबर से वो लापता था। पिछले कई महीनों के दौरान या कहें कई सालों के दौरान कई सुरक्षा बलों पर हमले हुए, जिसको लेकर ये माना जाता है कि उन सभी हमलों में अबरार का हाथ था और इसीलिए उसकी तलाश जो है सुरक्षा बलों को काफ़ी समय से थी। लेकिन जैसे हमने अभी दर्शकों को बताया कि कल कुछ खुफिया जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों पर हमला हो सकता है, जिसके चलते नाके बढ़ाए गए थे। उसको करीब 11 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसको जब तलाशी अभियान के लिए लिया गया ताकि उसके हथियारों का पता लगे, वहां पर उसका एक पाकिस्तानी साथी छुपा था, जिस बीच गोलीबारी हुई और लश्कर के इस कमांडर अबरार के साथ साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया है। फिलहाल ये ऑपरेशन खत्म हो गया है और सुरक्षा बलों का मानना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है और बहुत बड़ा झटका लश्कर-ए-तैयबा के लिए। साथ ही अशरफ, इस बारे में भी डिटेल्स मिल पाई है क्या कि जब अबरार को पकड़ लिया गया, उसकी निशानदेही पर उस मकान में ले जाया गया जहां पर पहले से आतंकी छिपे हुए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया?
नेहा, दरअसल अगर हम मलोरा की बात करें जहां ये मुठभेड़ चल रही थी, वो बिल्कुल उसी जगह बारिमपोरा के इलाके में आता है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। वहां पर क्योंकि जब कार से इस अबरार को पकड़ा गया, उसके कब्जे से मात्र एक हथगोला मिला था और एक पिस्टल मिला था, और सुरक्षा बलों को ये शक था कि इतना ही हथियार इसके पास नहीं हो सकता है। उसके बाद उससे जब जॉइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज या कहें सीआरपीएफ, पुलिस और सेना की तरफ से कड़ी पूछताछ हुई, उसके बाद उसने माना कि उसका हथियार जो है पास ही एक घर में छुपा हुआ है। वहीं पर जब सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी उसको लेके जा रही थी, वहीं पर फिर मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें अबरार भी मारा गया और पाकिस्तानी एक मिलिटेंट देर शाम मारा गया, क्योंकि उसने अंदर से जो गोलीबारी की थी उसमें सीआरपीएफ के 3 अधिकारी, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है, वो घायल हुए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है और इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, ये भी जम्मू से ही जुड़ी हुई है, जहां पर 26-27 सितंबर को ड्रोन से विस्फोटक गिराने का जो मामला है, उसकी जांच पूरी तरह एनआईए को सौंप दी गई है। जम्मू ड्रोन मामले की जांच अब एनआईए करेगी। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। कमलजीत, क्या डिटेल्स हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जो सेक्शन लगाए गए थे, सेक्शन 16, 18 और 23 था, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगाया गया था। ये सारे वो एक्ट हैं जिसमें एनआईए जांच कर सकती है, और क्योंकि इसके एक इंटरनेशनल रिप्रिकॉशन है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है एजेंसियों द्वारा कि पाकिस्तान से ही ये ड्रोन आया है। तो इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को अनलॉक करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने तकरीबन 2 या 3 दिन लगाए हैं, और उसके बाद ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एनआईए की टीम, आपको पहले ही बता दें, वहाँ पे एसपी हैं, जो जम्मू ब्रांच ऑफिस है, वो पहले से ही शुरुआती दौर से ही इस केस के साथ एसोसिएटेड है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई आला अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं वो केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। और अगर आप एफआईआर को देखें, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत एरियल एसेट को चैलेंज और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का एंगल कोई भी रूल आउट नहीं कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन एविडेंस लाने की जरूरत है, और इस एविडेंस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए लाना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से कई पहलुओं पर यहाँ पर जांच जरूरी है। कुछ दिन पहले ये हमला ड्रोन से किया गया, जून की ही बात है, अब से कुछ दिन पहले, जब यह हमला एयरफोर्स बेस पर किया गया। बात कुदरत के कहर की करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ टूटने की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल हाथी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलकनंदा नदी और नेशनल हाईवे पर गिर गया। इससे वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। हैरान करने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की है। तस्वीरें देखिए, मिसाइल की तरह पहाड़ का टूटा हिस्सा जमीन की तरफ बिजली की रफ्तार से गिर रहा है। आसपास खड़े लोग इस हैरान कर देने वाले मंजर को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। पहाड़ टूटने की यह तस्वीर कुछ और एंगल से देखिए, क्योंकि जब भूस्खलन की यह घटना हुई तो अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग इसे अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे। आपको बता दें कि इसी जगह पर सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा था। इस कैमरे की तस्वीर देखिए, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पहाड़ पर बादलों का डेरा हो, लेकिन थोड़ी देर में ही भारी चट्टान लुढ़कती हुई नजर आती है। अब तीसरे कैमरे की तस्वीर देखिए, जो दूर से ली गई है। पहाड़ से गिरता मलबा साफ नजर आ रहा है। मलबे के आखिरी छोर पर धूल का गुबार भी नजर आ रहा है। अब जरा चौथे कैमरे की तस्वीर देखिए। ऐसा लगता है मानो बादल फटा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद साफ नजर आता है कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5।
अब 5 कैमरे से भूस्खलन की तस्वीर देखिए। हर तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है। पहाड़ से खतरनाक तरीके से जमीन पर गिरते पत्थर, धूल का गुबार, हर तस्वीर में पहाड़ पर मची तबाही साफ नजर आ रही है। भूस्खलन की यह घटना जोशीमठ के हाथी पहाड़ पर हुई है। पहाड़ का काफी सारा मलबा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गिरा तो काफी मलबा अलकनंदा नदी में भी समा गया। भारी चट्टानों के गिरने से NH कई घंटे के लिए बंद हो गया। ये सड़क बद्रीनाथ जाने वाली एकमात्र सड़क है। गनीमत ये रही कि इस समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है, जिस कारण यात्रा मार्ग सूना दिखाई दे रहा है। अगर यात्रा होती तो इस दौरान बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि पहाड़ी से भूस्खलन इस कदर हुआ कि कहीं भी पत्थर छिटक रहे थे। काफी मशक्कत के बाद JCB की मदद से मलबे को हटाकर कल रास्ता खोल दिया गया। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। उत्तराखंड में पहाड़ टूटने की घटना आपने देखी, तो वहीं बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में लोगों का किस कदर बुरा हाल है, उसका एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है। किशनगंज के सिंघीमारी कनकई नदी के पलसा घाट पर एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कंधे पर लेकर नदी पार करते हुए दिखाई दिया। पलसा सीमावर्ती गांव है, उसके बाद नेपाल आता है। सरकारी उपेक्षा से अब तक कनकई नदी पर पुल ही नहीं बन पाया है। मुंबई के लिए राहत की खबर है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में BMC के करवाए सेरो सर्वे में सामने आया है कि मुंबई के आधे बच्चों में कोरोना के एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सर्वे 1 से 18 साल के बच्चों पर किया गया। एक्सपर्ट्स अंदेशा जता चुके हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा बच्चों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र सरकार बच्चों के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा रही है। पीडियाट्रिक ICU तैयार हो रहे हैं। माँ बाप अलग डरे हुए हैं। ऐसे में BMC के करवाए सीरो सर्वे के नतीजे बहुत राहत लेकर आए हैं। सर्वे में पाया गया है कि मुंबई के बच्चों के 2176 ब्लड सैंपल में से 51.18% में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया, प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए, उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है, और ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमने हमारी जो तैयारी है, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा संसर्ग हो जाता है, ज्यादा बाधित हो सकते हैं, तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है। और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। हालांकि BMC का कहना है कि वो अपनी तैयारियां जारी रखेगी। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सभी 24 वार्ड में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से वार्ड बन रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई निर्देश ICMR से या केंद्र शासन से हमको मिला नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा हमने हमारी तैयारी रखी है। जो मैंने बड़े 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए जो सेंटर हमने रखे हैं, उसमें बढ़ोतरी करके या उसमें अलग सेक्शन बनाकर भी हम 12 साल से 18 साल तक या जिसको भी अनुमति मिलेगी उस ग्रुप के लिए हम जरूर वैक्सीनेशन करने का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीरो सर्वे में पाया गया है कि 10 से 14 साल के बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, 53.43%, जबकि 15 से 18 साल के बच्चों में ये दर 51.39% है। 5 से 9 साल के बच्चों में ये दर 47.33% है और 1 से 4 साल के बच्चों में ये दर 51.04% है। ये सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के बीच करवाया गया था। BMC के सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाए जाने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये सर्वे 2170 बच्चों के ब्लड सैंपल्स पे ही किया गया है। इसीलिए इस सर्वे को फिलहाल इंडिकेटिव माना जा सकता है और इसीलिए BMC ने पेडियाट्रिक
पेशेंट्स के लिए जो तैयारी रखी थी थर्ड वेव के लिए वो अभी भी वो पूरी करेगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। यूरोपियन यूनियन ने 1 जुलाई से संघ के सदस्य देशों में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत 4 बड़ी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन लगवाने वाली यात्रा कर सकेंगे। इस लिस्ट में भारत की कोविशील्ड नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सूची में एस्ट्राजेनेका की दूसरी वैक्सीन वैक्सजेवरिया को रखा गया है। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही बनाई गई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यहां एक ही फॉर्मूले से तैयार 2 वैक्सीन के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवरिया। कोविशील्ड भारत में तैयार, वैक्सजेवरिया ब्रिटेन में। नाम अलग हैं, पर दोनों एक ही फॉर्मूले से बनाई गई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को वैक्सीन की लिस्ट से बाहर रखा, जबकि एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोग यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें यूरोप में बिजनेस और पर्यटन के लिए यात्रा करने वालों को पास दिया जाएगा। ये पास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से मंजूर की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सवाल यही है कि एक ही फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका में एक को मंजूरी और दूसरे पर रोक की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शीशी के ऊपर छपे नाम के अलावा दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन और जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बनाई गई थी, दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की दोनों वैक्सीन बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हो हंगामा मचा तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भरोसा दिलाया कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। अपने ट्वीट में पूनावाला ने लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे नियामकों और राजनयिक स्तर पर देशों के साथ हल कर लिया जाएगा। कमाल तो यह है कि भारत में दी जाने वाली कोविशील्ड को WHO से मंजूरी भी मिली है। वहीं यूरोपियन यूनियन की दलील भी सुनिए। उसके मुताबिक कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए भारत ने औपचारिकता प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में ग्रीन पास नहीं दिया जा सकता। कि EU कोविड ग्रीन पास जो है वो केवल उन देशों के लिए है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। यूरोपियन यूनियन के बाहर जो देश पड़ते हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल नहीं आया, तो इंतजार करना होगा। जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे तब देखेंगे कि क्या मेड इन इंडिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन को WHO की मान्यता है उसे यूरोपियन यूनियन ने क्यों रोका। वैसे भी WHO वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ है। WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, पहले वो जो वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि दूसरे वो जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। Why is Europe treating Covishield as inferior to AstraZeneca? Is it the same? Should I wait for AstraZeneca instead of Covishield? And this will cost lives. I think we need to ask serious questions about how we perpetuate inequities in vaccine access. भारत के साथ साथ ऐसे कई सारे देश हैं जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स का मांगना जायज नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अलावा इजराइल और ऐसे कई सारे देश हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट्स का सिस्टम स्टार्ट कर रही हैं। यानी जब हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त दुनिया हमारे वैक्सीन पर शक और भेदभाव कर रही है। हालांकि भारत ने G7 देशों की बैठक में जोर देकर साफ किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट की नीति भेदभावपूर्ण और विकासशील देशों के लिए अनुचित है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड है हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग
कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है, तो ये चर्चा में है। टैक्स की खेप पर खेप देने के बावजूद भी जनता को कुछ मिलता ही नहीं। सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी सब कुछ टैक्स के जरिए चलता है, लेकिन टैक्स को लेकर फिक्र तो अब राष्ट्रपति को भी है। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, तो उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बस जो राष्ट्रपति ने कहा है वही आम आदमी का दर्द है कि टैक्स कटने के बाद बचता कहाँ है। पहले इनकम पर लगे टैक्स से, फिर कदम कदम पर बिछे टैक्स से बच बचा कर आई सैलरी को देखकर आम आदमी यही तो सोचता है कि बचा कितना। अब आम आदमी की सैलरी तो 5 लाख रुपए महीना नहीं है, लेकिन टैक्स के जाल में वो कितना उलझा है कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी की सर्विस कराई तो भी टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज और फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़कर जनता ने बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चलने की सोची तो टिकट पर टैक्स कटाता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज जुड़ जाता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरिए, घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी दीजिए। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पर भी जीएसटी रूपी टैक्स भरकर ही जनता खा सकती है। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स, निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी टैक्स भरिए, निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरिए, बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने तक पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी ये कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है? 5 लाख महीने में पाकर 3.25 लाख रुपए टैक्स भरने की बात खुद कहने वाले देश के राष्ट्रपति कहते हैं। जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। बात सच्ची है कि जनता टैक्स भरेगी तभी विकास होगा। तो सवाल उठता है कि क्या जनता जितना भरती है उतना पाती भी है? आज तक ब्यूरो।